नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू भूमि क्लासेस। मैं शिवम एक बार फिर उपस्थित हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल भूमि क्लासेस पर। जैसा कि आपको पता ही होगा, आपका जो ये एजुकेशन लेट्स क्रैक एग्जाम था, अब ये भूमि क्लासेस में परिवर्तित हो गया है। ठीक है, चलो मैं उपस्थित हूँ और अब बात करते हैं अपने टॉपिक के साथ। जैसा आपको पता है बच्चों, मैं ज्योग्राफी को लेकर आपके साथ बात कर रहा था, लेकिन अभी क्या है, ज्योग्राफी भी आपकी मल्टीविजल चलती रहेगी, लेकिन आज हम शुरुआत करने वाले हैं अपने टॉपिक की संविधान से। ठीक है, और संविधान से मैं आपको प्रॉपर फुल गाइडेंस के साथ कंप्लीट संविधान आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, चलो मैं आपका समय वेस्ट न करते हुए टॉपिक पर आ रहा हूँ अपने। सबसे पहले बच्चों कुछ हम बेसिक चीजों को सीख लें यहाँ से कि जो हमारा संविधान है ये किस प्रकार से शुरुआत हुआ, कहाँ से हम इसको पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, तो इन चीजों को लेकर देखेंगे हम। तो सबसे पहले जब संविधान को लेकर हम बात करते हैं तो संविधान क्या है, संविधान क्या है, कैसा है संविधान। ठीक है, तो संविधान शब्द क्या है, ये संविधान। ठीक है भाई, ये हो गया संविधान। तो आपको दिखाई दे रहा होगा संविधान दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक तो है यहाँ पे अगर इसका संधि विच्छेद हम करें, और दूसरा क्या हो जाएगा, विधान। दूसरा क्या हो जाएगा, विधान। ठीक है, संधि विच्छेद हमने कर लिया तो यहाँ पे दो शब्द निकल के आए, एक बना सा, दूसरा कौन सा बना, विधान। ठीक है, तो सा का मतलब क्या होता है, अपना। ठीक है, विधान मतलब क्या है, कानून। कहने का मतलब ये है कि ये कानूनों का एक ऐसा दस्तावेज है, संविधान कानूनों का एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को, प्रत्येक व्यक्ति को क्या दिया गया है, अधिकार दिया गया है कि वह अपने कानून स्वयं प्रकार से निर्धारित करवा सकते। ठीक है भाई, तो यही है संविधान। अब संविधान की जब हम पढ़ने की बात करें, ठीक है, तो कहां से हम इसकी स्टार्टिंग करते हैं, तो एक बार उसके लिए भी हम थोड़ा सा देखेंगे आपके साथ कि इसकी शुरुआत हम कहां से करते हैं। तो आपको पता ही है, इसकी जो शुरुआत हम करेंगे, जो पहला टॉपिक हमारा होता है वो होता है संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। ठीक है भाई, आप लोगों को पता ही है कि जो भारत का संविधान है, जो हमारे पास वर्तमान में संविधान है, यह संविधान कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ विद 395 आर्टिकल एंड 22 पार्ट। ठीक है, और इसमें 8 अनुसूचियां थी, तो 26 जनवरी 1950 को ये लागू हो गया। लेकिन क्या भारत का संविधान जब बना, कि इससे पहले भारत में कानून नहीं था, कि 26 जनवरी से ही भारतीयों को अधिकार मिला। अगर प्रॉपर वे में बात की जाए तो अधिकार तो 26 जनवरी 1950 से ही मिला है, क्योंकि इससे पहले जो भारत में कानून चलता था वो किसका था, ब्रिटिश सरकार का था। ठीक है, तो ये मांगे कहां से प्रारंभ हुई, किस प्रकार से भारत का संविधान बना, तो उस सब के विषय में जो यहाँ पे डिफाइन किया गया है वो सब किसमें बता दिया, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में। इसलिए इस जो पहला टॉपिक हमारे संविधान का, किसी भी बुक का जब हम पहला परिचय हम खोलेंगे तो उसमें लिखा होगा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान का मतलब ऐतिहासिक पार्ट क्या रहा है, किस प्रकार से चल के आया था ये। ठीक है भाई, अब इसमें हम क्या चीजें पढ़ेंगे तो वो चीजें एक बार देख लें। पहला, जब ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करते हैं तो इसमें क्या चीजें हमारी चली जाए, क्या 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 पढ़ना है। ठीक है, एक बार मैंने थोड़ा सा इस वीडियो में पहले भी बताया था, लेकिन अब बिल्कुल हम स्टार्टिंग से ही शुरुआत की है टॉपिक की और लंबे वे तक जाएंगे हम। ठीक है, और बच्चे अभी ये दिमाग से निकाल देना कि ज्योग्राफी का जो टॉपिक चल रहा है वो भी चलता रहेगा, इंडिविजुअल चलेगा, एक दिन आपके सेपरेट संविधान चलेगा, दूसरे दिन ज्योग्राफी भी चलेगी, दोनों चीजें मिलती रहेंगी आपको। ठीक है, चलो तो पहला ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में मैंने बता दिया कि यहां से हम कुल इसमें 13 कानूनों को लेकर बात करते हैं। ओनली 13 कानून, 13 कानूनों को लेकर हम बात करते हैं किसमें, जब ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करते हैं। कुल कितने कानून, 13 कानून। ठीक है, और ये 13 कानून वो कानून थे, आप लोगों को पता ही होगा, थोड़ा बहुत तो जानकारी होगा कि 31 दिसंबर 1600 ईस्वी की बात है। 31 दिसंबर 31 दिसंबर में बात बता रहे हैं, से बात कर रहा था, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी। ठीक है, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को आप लोगों को पता है कि यहाँ पे भारत में एक कंपनी आई थी जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी।
ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी नाम तो उसका बाद में जाकर बना 1858 के बाद, 1858 में, लेकिन इससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी मर्चेंट ऑफ लंदन ऑफ ट्रेड टू इंटूला, इसको ऐसा कुछ करके नाम था। ठीक है, लेकिन बाद में इसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी पड़ा जब कई कंपनी को मर्ज करके बनी है। तो इसको ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटेन की महारानी पृष्ठभूमि बनाने का प्रयास कर रहे हैं। उनकी संविधान की पृष्ठभूमि कहां से बनी, कैसे बनी। ठीक है, तो थोड़ा सा देखेंगे यहाँ पे। ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटेन की रानी, और महारानी का नाम क्या था, एलिजाबेथ। और एलिजाबेथ कौन से वाली थी, एलिजाबेथ फर्स्ट। ठीक है भाई, तो ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट ने, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार दे दिया कि भाई तुम जाओ और जाकर पूर्वी एशिया देशों के साथ ट्रेड करो, व्यापार करो। ठीक है, किसके साथ व्यापार करेंगे, पूर्वी एशियाई देशों के साथ, पूर्वी एशियाई देशों के साथ। पूर्वी एशियाई देशों के साथ व्यापार करने का अधिकार मिल गया किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को, कि जाओ पूर्वी एशियाई देशों के साथ व्यापार करो। अब ये पूर्वी एशियाई देश कौन से थे, तो एक बार देखो मेरे साथ। पूर्वी एशियाई देशों के साथ एलिजाबेथ ने जब इनको अधिकार दिया था, तो यहाँ पर पूर्वी एशियाई देश कौन से होंगे, तो ये आप लोगों को पता है, ये आपका हो गया इधर अमेरिका। थोड़ा सा मैं मैप ड्रॉ कर लूं यहां से। ठीक है भाई, ये आपको दिखा होगा। ये की बात करूं तो ये हो गया आपका यूएसए, जिसे आप बोलते हो अमेरिका। ये हो गया दक्षिण अमेरिका, ये हो गया अफ्रीका, ये यूरोप हो गया, ये हो गया एशिया, ये हो गया एशिया। और एशिया के अंदर ही आपको दिखाई दे रहा होगा ये क्या हो गया, भारत, क्योंकि आपको पता है कि जो भारत है वो एशिया में है, दक्षिण एशिया का कंट्री है ये। ठीक है, और ये हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका यूरोप है, और यूरोप में इधर क्या है, ये अटलांटिक महासागर में ब्रिटेन है। तो ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में, तो ये यहाँ की कंपनी थी, और यहाँ पर जो शासन था वो किसका था, महारानी एलिजाबेथ का। ठीक है, तो एलिजाबेथ ने इनको एक फरमान जारी कर दिया कि जाओ और जाकर इन पूर्वी एशियाई देशों के साथ व्यापार करो। ठीक है, और इस व्यापार पर तुम्हारा क्या होगा, एक एकाधिकार होगा। एक क्या होगा, एकाधिकार। ठीक है भाई, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या अधिकार दे दिया कि जाओ व्यापार करो, व्यापार पर तुम्हारा एकाधिकार होगा। एकाधिकार का मतलब ये है कि जब तक तुम जिस क्षेत्र में व्यापार करोगे तब तक तुम्हारे उस क्षेत्र में ईस्ट इंडिया की दूसरी, मतलब यहाँ पे ब्रिटेन की कोई दूसरी कंपनी जाकर ट्रेड नहीं करेगी। ठीक है, तो ये एकाधिकार मिल गया। लेकिन इनके सामने एक कंडीशन रख दी गई कि भैया जो भी तुम व्यापार करोगे जाकर वहां पे, जो भी तुमने कुछ काम करना, व्यापार करना है या वहां के शासन प्रशासन, एवरीथिंग, कुछ भी, कोई भी हस्तक्षेप किसी प्रकार का करना है, तो उसका जो लाभ है वो तुम ले लेना पर्सनल, इसका कोई प्रभाव हम पे नहीं पड़ने वाला। लेकिन जो भी तुम काम करोगे उसका काम तुम्हें करना पड़ेगा ब्रिटेन के नाम से, राजा रानी के नाम से करना पड़ेगा, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट के नाम से करना पड़ेगा, काम तुम्हें करना है। और इसके बदले यदि तुम्हें किसी प्रकार की सैनिक आवश्यकता है, पैसे की आवश्यकता है, तो उसकी जो प्रोवाइड है वो सब कौन करा देगी, ब्रिटेन की सरकार तुम्हें प्रोवाइड करा देगी। बस कंडीशन यही है कि जो भी तुम्हें संधि समझौता, एवरीथिंग, कुछ भी व्यापार करना है, कुछ भी करना है, वो सब किसके नाम से करना है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के नाम से करना है। ठीक है, ये अधिकार तुम्हें दिया जाता है। और ये अधिकार भी तुम्हें दिया जाता है कि जहां पर तुम शासन करो, जहां पर तुम व्यापार करोगे, तो वहां पर केवल और केवल आपका ही अधिकार होगा। यही बोला जाता है एक अधिकार। ठीक है भाई, इतना क्लियर हो गया होगा आप लोगों के। तो एकाधिकार लेकर, तो ईस्ट इंडिया कंपनी एकाधिकार लेकर आई थी भारत में व्यापार करने का। तो हम अगर बात करें तो पहली बार जो ब्रिटिश वासी भारत आए तो वो केवल और केवल व्यापार के लिए आए थे। लेकिन जब धीरे धीरे उन्होंने भारतीयों की कमजोरियों को देखा तो उन्होंने भारत के शासन और प्रशासन में भी हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। ठीक है, और इस हस्तक्षेप के चलते ही कोई उनको ऐसी केंद्रीय शक्ति नहीं दिखाई दी। तो केंद्रीय शक्ति के अभाव में, केंद्र शक्ति का अभाव है, उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे करके पूरे भारत को अपने अधिकार में ले लिया और कंप्लीट रूप से अपना उपनिवेश बना लिया।
ठीक है, लेकिन हम उसके बाद अभी बात करेंगे क्योंकि ये टॉपिक तो हमारे इतिहास का है। तो अभी हम केवल 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 आपके साथ बात कर रहे हैं कि जो भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि प्रारंभ हो रही है, ये कहां से प्रारंभ हो रही है। ठीक है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कहां से प्रारंभ हो रही है, तो वही हम बता रहे हैं। तो देखा हमने 1600 ईस्वी में एक अधिकार मिल जाता है किसे, ईस्ट इंडिया कंपनी को एक अधिकार मिल जाता है। और ये अधिकार भी मिल जाता है कि जब तक तुम वहां पर रहोगे केवल और केवल तुम्हारा ही व्यापार रहेगा, और इसमें यदि तुम्हें कोई काम करना है तो ब्रिटिश सरकार के नाम से करेंगे, और जो भी ब्रिटिश तुम्हें आवश्यकता होगी जिस चीज की, वो ब्रिटिश सरकार तुम्हें प्रोवाइड करा देगी। ये किसको बोला, ईस्ट इंडिया कंपनी को बोला। लेकिन क्या हुआ इस बीच, यहां से लेकर और जहां से मैं कानून की बात करूंगा 1773 तक, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट तक। रेगुलेटिंग एक्ट क्या है, तो इसके विषय में भी चर्चा करेंगे, हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट क्या था ये, तो उसके विषय में भी चर्चा करेंगे। ठीक है, लेकिन जब हम 1600 ईस्वी से यहां तक के क्रम में पहुंचेंगे, इन शताब्दियों को क्रॉस करेंगे, तो यहाँ पे हमें कुछ ऐसी घटनाएं हमें दिखाई देंगी। ठीक है, तो जिन घटनाओं के कारण इस एक्ट का जन्म भी होगा, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का जन्म भी होगा। ठीक है, तो कुछ ऐसे घटनाएं हम देख लें। तो आप लोगों को पता ही है कि सबसे पहले मैं बात करूं यहाँ पे, तो 1757 की बात करूंगा, 1757। और 1757 में आप लोगों को पता ही है बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी का युद्ध। ठीक है भाई, 1757 में प्लासी का युद्ध, यहाँ पे बंगाल का जो शासक था सिराजुद्दौला को पराजित कर दिया जाएगा, और सिराजुद्दौला को पराजित करने के बाद उससे अधिकार ले लिया जाएगा बंगाल का। ठीक है, क्योंकि वहां पे भी कुछ कठपुतली शासक हुआ करते थे। ठीक है, उन्होंने सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात किया, खासकर इसके सेनापति ने मीर जाफर का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, बता देंगे आगे चल के। ठीक है, तो 1757 की प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की हार हो जाती है, जो अपने आप में काबिल शासक था, धोखा मिलने के कारण। तो इससे क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी का वर्चस्व और बढ़ गया। ठीक है, इसके बाद दूसरा 1764 में बक्सर का युद्ध हो जाता है, और इस बक्सर के युद्ध के बाद तो ये मान के चलो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जैसे पूरे द्वार ही खुल गए हो, मतलब भारत के पूरे द्वार ही खुल गए हो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। ठीक है, 1764 के युद्ध के बाद। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को बनेगा यहां से कि किस युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्ण रूप से एक अधिकार मिल गया था, मतलब राजस्व वसूलने का अधिकार मिल गया था। तो वो कौन सा युद्ध था, बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध के बाद यहाँ पे एक संधि हुई 1765 में। 1765 में एक संधि हुई, और संधि का नाम था इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन भी आपका बनता है कि इलाहाबाद की संधि कब हुई थी, 1764। बक्सर के युद्ध के बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई। इसमें एक और रॉबर्ट क्लाइव है, और दूसरी ओर क्या है, यहाँ पे अवध का शासक है, और दूसरा बंगाल का नवाब है। ठीक है, और एक मुगल शासक है शाह आलम। ठीक है, और इस इलाहाबाद की संधि के तहत ही अब क्या हो जाएगा, यहां से कि जो बंगाल का शासन और प्रशासन है वो कंप्लीट रूप से किसके अधिकार में आ गया, कंप्लीट रूप से मतलब राजस्व वसूलने का अधिकार किसके अधिकार में आ गया, ईस्ट इंडिया कंपनी की, यानी कि मतलब यहां से रॉबर्ट क्लाइव के अधिकार में आ जाता है किसका, यहां से बंगाल का राजस्व वसूलने का अधिकार। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे एक नीति को लागू कर दिया जिसका नाम क्या बोला गया, ठीक है, द्वैध शासन प्रणाली, द्वैध शासन प्रणाली, द्वैध शासन। ठीक है, तो अब क्या हुआ, इलाहाबाद की संधि के बाद बंगाल में द्वैध शासन लागू हो गया। द्वैध शासन का मतलब क्या था, द्वैध मतलब दोहरा, द्वैध का मतलब क्या है, दोहरा शासन। क्या लागू हो गया, दोहरा शासन। दोहरा शासन का मतलब यह है कि यहां पर अभी रॉबर्ट क्लाइव ने कंप्लीट अधिकार अपने अधिकार में नहीं लिया। भारत का जो बंगाल का संपूर्ण शासन था वो अपने अधिकार में नहीं लिया। अभी केवल रॉबर्ट क्लाइव ने यहाँ पे एक छाल चलते हुए बोला कि अभी हम केवल हम क्या लेगा, हमें राजस्व, जो राजस्व वसूलने का अधिकार है। राजस्व का मतलब जो भी यहाँ से बंगाल से जो भी राजस्व का कलेक्शन होगा, राजस्व का मतलब जो भी भूमि से लगान आएगा और अन्य से जो भी कोई टैक्स आएगा, उस टैक्स को वसूलने का अधिकार हमको दे दो। ठीक है, और बाकी जो भी इसके साथ जो भी कुछ बचा हुआ है राजस्व के अतिरिक्त, चाहे वो सैन्य रक्षा, चाहे रक्षा की बात हो, चाहे लोक कल्याण की बात हो, ठीक है, वो सब तुम्हारे पास रहेगा। किसको बोला, बंगाल के नवाब को, बंगाल के नवाब को। तो एक प्रकार से कहने का मतलब यह है कि अब इन्होंने बंगाल के नवाब को क्या बना दिया, एक अपंग बना दिया, अपंग। क्योंकि भाई उसको क्या दे दिया, इधर रक्षा दे दी कि रक्षा तुम्हारे अधिकार में है, रक्षा तुम करो। ठीक है, रक्षा तुम्हें करनी है, भारत के शासन को तुम्हें चलाना, मतलब बंगाल के शासन को तुम्हें चलाना है। अब इसके बदले में जो तुम्हें पैसे की आवश्यकता होगी वो हम तुम्हें पैसा दे देंगे।
ठीक है, लेकिन राजस्व हम वसूली करेंगे। हो गया। अब इन्होंने राजस्व वसूली का शासन लिया, तो इधर क्या हुआ, इसको राजस्व वसूली में से रक्षा के लिए, देश के लोक कल्याण के लिए बहुत कम पैसा प्रोवाइड किया गया, किसे, बंगाल के नवाब को। अब इससे क्या हुआ, जनता में आक्रोश उत्पन्न हो गया, क्योंकि जनता की जो जरूरत थी वो पूरी नहीं कर पा रहा था बंगाल का शासक, तो इसके खिलाफ विद्रोह हो जाएगा। बेसिक सी बात है, जब जनता की नीड पूरी नहीं होगी तो क्या होगा, विद्रोह तो होना निश्चित है। ठीक है, तो अब इस विद्रोह का लाभ उठा लेंगे कौन, अंग्रेज, और उन्होंने कहा कि तुम्हारे बस की अब शासन चलाना नहीं है, अब शासन की जो बागडोर है वो भी किसके हाथों में दे दो, वो भी ब्रिटिश सरकार के हाथों में दे दो, मतलब हमारे हाथों में दे दो। ठीक है, तो अब इससे क्या हो गया, शासन के शासक ये अधिकार मिल गया इनको कि अब तुम्हारे बस की शासन चलाना नहीं है, और यहां पे एक दीवान को भी अपॉइंट कर दिया था बंगाल में। ठीक है, जो राजस्व वसूली करके रॉबर्ट क्लाइव को देता था। ठीक है, तो इस प्रकार से अब जब राजस्व वसूलने का अधिकार इनके अधिकार में आ गया कि राजस्व यही वसूलेंगे, तो राजस्व वसूलने के साथ साथ अब क्या किया, जो यहां से इसके अधिकारी थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी थे, उन्होंने अब अपने आप में क्या किया, अब निजी व्यापार करना शुरू कर दिया। एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी अधिकार कर रही है, और दूसरा जो निजी कंपनी के निजी व्यापारी हैं, जो निजी व्यक्ति हैं, उन्होंने भी व्यापार करना शुरू कर दिया। अब इस व्यापार के चलते ऐसा हुआ कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके अंदर एक प्रकार से व्यापार में कमी आनी शुरू होगी, व्यापार में कमी आनी शुरू होगी। और जब व्यापार में कमी आनी शुरू हुई तो इससे क्या हुआ, जो ईस्ट इंडिया कंपनी में जो अन्य सैनिक वर्ग, अन्य जो वर्ग था, जो कर्मचारी वर्ग था, उसकी वेतन देने में प्रॉब्लम हुई। ठीक है, और वेतन देने में प्रॉब्लम हुई तो इससे क्या हुआ, भ्रष्टाचार वाली स्थिति उत्पन्न हो गई। ठीक है, तो अब इस भ्रष्टाचार को किस प्रकार से रोका जाएगा, ठीक है, इस भ्रष्टाचार को किस प्रकार से रोका जाए, तो इसी को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश सरकार 1773 में एक कानून लेकर आई, किसके लिए, जो ईस्ट इंडिया कंपनी में भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है उस पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए, क्योंकि इससे पहले कोई भी ऐसा कानून नहीं था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी पर किसी प्रकार का दबाव स्थापित कर सके। ठीक है, लेकिन जब धीरे धीरे भ्रष्टाचार बढ़ा ईस्ट इंडिया कंपनी में, अधिकारियों ने पर्सनल व्यापार करना शुरू कर दिया, तो अब इसी को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक कानून लाया गया, और यही कानून क्या कहलाया, रेगुलेटिंग एक्ट। क्या कहलाया ये, रेगुलेटिंग एक्ट। तो इस प्रकार से शुरुआत हुई थी किसकी, ईस्ट इंडिया कंपनी पर शासन पर, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए, और नियंत्रण स्थापित करने के लिए लाया गया पहला कानून, वो क्या कहलाया, रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, तो अभी केवल इतना आप लोग समझ लो कि ये जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया था, ये भारतीयों के लिए नहीं लाया गया था, ये केवल और केवल किसका था, ईस्ट इंडिया कंपनी में जो भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है उसके जो अधिकारी हैं उन पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए था। इतना आप लोगों के क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब इसके बाद 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद एक से एक कानून आता चला जाएगा। ठीक है, और इनकी जो ओवरऑल संख्या होगी जब तक भारत आजाद नहीं होगा, संख्या कुल कितनी हो जाएगी, 13। संख्या कुल कितनी हो जाएगी, 13। तो इस प्रकार से जो 13 कानून है वही कहलाते हैं भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, और इनका प्रारंभ होता है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। ठीक है, अब ये 13 कानून कौन कौन से हैं, अब ये हमारे लिए, हमारे एग्जाम के उद्देश्य से क्यों इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, क्योंकि इनसे क्वेश्चन हमारा बनता है। जैसे पूछा जाता है कि भारत में पहली बार जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी वो किस एक्ट के तहत की गई थी। ठीक है, विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन आपके बनेंगे यहां से। और मैं आपको एक चीज बता दूं यहां से कि ये जो टॉपिक आपका होगा वो आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे आप यूपी पीसीएस में बैठ जाएं, यूपी पुलिस का एग्जाम दे, यूपी एसआई का एग्जाम दे, एवरीथिंग, जो भी एग्जाम आपके भविष्य में आ रहा होगा उसके लिए टॉपिक आपका बड़ा ही कारगर सिद्ध होने वाला है। ठीक है, क्योंकि इसमें मैं बैक कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको फैक्ट की ओर भी ले जाऊंगा, और जो प्रीवियस के क्वेश्चन है उसको भी साथ के साथ मैं आपको बताता चलूंगा कि ये क्वेश्चन कहां पर आया था। ठीक है भाई, तो शुरू करते हैं यहां से। एक बार हम देख लें कि ये 13 कानून कौन कौन से थे, फिर इसके बाद हम डिटेल से पढ़ेंगे एक एक कानून को कि कौन से कानून की क्या क्या विशेषता थी और किस कानून ने भारत में किस प्रकार की स्थिति को लागू किया।
ठीक है, तो सबसे पहले जब बात करते हैं हम यहां से, तो पहला जो कानून निकल के हमारा आता है तो वही है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। और इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत भारत में क्या क्या कार्य हुआ होगा तो उसके विषय में हम आपकी डिस्कस करेंगे डिटेल से। ठीक है, तो पहला हो गया रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, तो रेगुलेटिंग एक्ट के बाद जब आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट कानून आएगा 1784, लेकिन इससे पहले 1781, क्योंकि इसमें कुछ कमियां थी। कमियां क्या थी? यहाँ पे रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को यह बताया गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो भी कुछ अब कार्य करेगी उसकी संपूर्ण जानकारी ब्रिटिश सरकार को देगी। ठीक है, लेकिन ब्रिटिश सरकार को देगी, इसकी ये तो बोल देगा कि ब्रिटिश सरकार को इसकी जानकारी देगी जो भी कुछ ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कार्य करेगी, लेकिन ऐसा कोई तंत्र विकसित नहीं किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी पर्टिकुलर किसको ये जानकारी प्रोवाइड कर दे। तो इसकी कमियों को दूर करने के लिए 1781 में एक एक्ट लाया गया जिससे बोला गया एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट या सेटलमेंट एक्ट के नाम से जाना जाएगा। सेटलमेंट एक्ट। ठीक है, सेटलमेंट का मतलब इसी के लिए लाया गया था, इसके सुधार के लिए। इसके बाद फिर 1784 में एक ब्रिटिश अधिकारी जिसका नाम था पिट्स, तो पिट्स के द्वारा एक एक्ट लाया गया, इसी के नाम से नाम पड़ गया पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट। तो ये क्वेश्चन भी तुम्हारे लिए काम का बनेगा कि भैया पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था? पिट्स इंडिया एक्ट तो 1784 में। पिट्स ही नाम क्यों पड़ा? दिल्ली पुलिस में क्वेश्चन आ चुका है। पिट्स नाम क्यों पड़ा? क्योंकि पिट्स के द्वारा ये लाया गया तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? पिट्स। इसके बाद नेक्स्ट है 1793 और 1793 में यहां पे आया चार्टर एक्ट। ठीक है भाई। इसके बाद नेक्स्ट है यहां पे 1793 के बाद 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 का चार्टर एक्ट। ठीक है भाई। 1813 के बाद 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 का चार्टर एक्ट। ठीक है, 1833 के चार्टर एक्ट के बाद नेक्स्ट यहां से कौन सा एक्ट आया? 33 के बाद 1853 का चार्टर एक्ट। ठीक है, और इसके बाद अब थोड़ा सा परिवर्तन यहां पे होगा। अब कुल परिवर्तन यहां पे होगा 1858 के बाद। अब जो 1858 में दिखाई देगा वो आपको दिखाई देगा भारत शासन अधिनियम। भारत सरकार अधिनियम। भारत सरकार अधिनियम क्यों बना भाई यहां पे? तो मैं थोड़ा सा बता दूं आपको कि 1858 में भारत सरकार अधिनियम क्यों लाया गया, क्या था ये, क्यों परिवर्तन कर दिया, चार्टर एक्ट से अधिनियम क्यों बन गया। तो इसके बनने का कारण ये था, आप लोगों को सबको पता है कि 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति। ठीक है, तो इस 1857 की क्रांति ने, हालांकि ये एक असफल क्रांति रही थी और वीर सावरकर ने इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा था। ठीक है, लेकिन फिर भी इस क्रांति ने अंग्रेज को या ब्रिटिश हुकूमत को इस प्रकार से झकझोर दिया कि उसको अब थोड़ा सा अपने जो पुराने नियम थे उसमें परिवर्तन करना पड़ा। और परिवर्तन के साथ भी अब क्या हुआ, जो एकाधिकार 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया था कि तुम जाओ ट्रेडिंग करो, उनको पूर्ण रूप से समाप्त कर दी 1858 के अधिनियम के द्वारा कि अब तुम केवल और केवल भारत में व्यापार करो, इट इज अदरवाइज इसमें आप कोई भी इंटरफेयर नहीं करोगे। ठीक है, तो अब इसी के साथ यहाँ पे क्या हुआ 1857 में और 1858 में जो भारत का शासन और प्रशासन है वो महारानी विक्टोरिया के अंतर्गत आ जाएगा। और महारानी विक्टोरिया ही डायरेक्ट शासन करेगी, कहां से? ब्रिटेन से। किस पर? भारत पर। ठीक है, तो इसलिए यहां पर थोड़ा सा परिवर्तन हुआ था 1858। अब इसके बाद जो कानून सब आएंगे वो क्या होंगे? अधिनियम बनेंगे, भारत शासन अधिनियम। ठीक है, तो इसके बाद आगे चले तो आगे बढ़े तो नेक्स्ट आएगा 1861। इसका 1861 का क्या है? भारत परिषद एक्ट बोलेंगे इसे। भारत परिषद एक्ट। परिषद एक्ट का मतलब क्यों?
भाई परिषद एक्ट क्यों आया ये? तो कहने का मतलब ये है कि अब जो कानून बनेगा भारत के लिए, अब उस कानून में केवल और केवल ब्रिटिश सरकार का ही इंटरफेयर नहीं होगा, अब उसमें कुछ भारतीय व्यक्तियों को भी शामिल कर लिया गया, क्योंकि उन्हें लगा कि इनको शामिल करने की आवश्यकता है। यदि इनको शामिल नहीं किया जाता तो इस प्रकार की जो 1857 में क्रांति हुई है दोबारा भी उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि आपस में कोऑर्डिनेशन कब बनेगा, समन्वय कब बनेगा, जब एक दूसरे की बातों को हम सुन लेंगे। ठीक है, तो इसमें भारतीय को कुछ अधिकार दे दी कि भाई तुम भी आओ, तो तुम भी आकर भारत में इस पर शामिल हो जाओ और बताओ भाई तुम्हारे लिए कौन कौन सा कानून बनना है। हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है 1892। 1892 ये भी भारत परिषद के नाम से ही जाना जाएगा। भारत परिषद, भारत परिषद, भारत परिषद के नाम से ही है ये भी, परिषद एक्ट। ठीक है भाई। इसके बाद आगे बढ़ो नेक्स्ट, आप 1909, 1992 के बाद 1909, 1909 का भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम, शासन अधिनियम। इसके तहत क्या होगा देखेंगे आगे चलकर। ठीक है, आगे बढ़े तो नेक्स्ट 1909 के बाद 1919 भारत सरकार अधिनियम, सरकार अधिनियम। आगे आए तो 1919 के बाद 1935 भारत सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम। और आगे आए तो 1935 के बाद 1947, इसको बोलेंगे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। ठीक है भाई, तो इतना कुल मिलाकर ये 13 कानून है जो हमने आप लोगों के साथ डिस्कस किया। एक बार देख लो, फिर से रिवाइज कर लो। तो सबसे पहले क्या हो गया, रेगुलेटिंग एक्ट हो गया, रेगुलेटिंग एक्ट के बाद ये वाला कानून आ गया, देखो आपके सामने है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट कानून आए थे वो कौन सा आ गया था, ये देखो, ये 1853 का चार्टर, फिर 1858 आ गया, और 1858 के बाद नेक्स्ट यहाँ पे जो कानून बने वो कौन हो गए। इस प्रकार से कुल 13 कानून हमें पढ़ने हैं और इसी से प्रारंभ हो जाती है भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ठीक है, तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में पहले हम चलेंगे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के, 1 बाय 1 करके एक एक कानून को हमें देखना है और इन कानून का किस प्रकार से योगदान था तो वो भी हम देखेंगे। हमारे एग्जाम के लिए किस प्रकार से इंपोर्टेंस बनेगा ये वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो इसी से हम शुरुआत करने वाले हैं और इसी से हम शुरुआत करेंगे अपने टॉपिक की। और जब ये टॉपिक अपना खत्म हो जाएगा तो फिर हम पहुंचेंगे भारतीय संविधान के निर्माण पर। ठीक है, क्योंकि जब हम वहां पे पहुंचेंगे 1935 के अधिनियम में, तो यहाँ पे अंग्रेज सरकार भारतीयों को स्वायत्तता प्रदान कर देगी, जिससे कुछ राजनीतिक पार्टियों का गठन होगा और राजनीतिक पार्टियों के चुनाव के बाद धीरे धीरे भारत के संविधान की पृष्ठभूमि में दिखाई शुरू हो जाएगी। ठीक है भाई, तो यहीं से शुरुआत करेंगे अपने टॉपिक की। इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा चाहता हूँ, मिलता हूँ आपसे एक नई क्लास में कल। और कल जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक कौन सा पढ़ने वाले हैं, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, जो आपके भविष्य में आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, नमस्कार।